नेपाल में कल ही भारत के जो प्रधान सेनापति थे वो नेपाल आकर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से मिला, 1-to-1 वार्ता भी किया। क्या सर अब इस जो भेंट-घाट हुआ, संवाद हुआ, इससे नेपाल और भारत के जो रिश्ता है, इसमें कुछ बदलाव आएगा? अब और भी अच्छा होगा नेपाल और भारत के संबंध क्या मान सकते हैं अभी के वक़्त में हम? मैं एक करेक्शन करना चाहता हूँ सुमन भाई जी। लास्ट एपिसोड में हमने एक्स किंग के बदले में लेट किंग कहा है। हाँ। वो एक्स किंग होना चाहिए, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ सबसे, खास करके किंग ज्ञानेंद्र से। जी। तो उसको तो ओवरलुक कर दीजिएगा आप लोग। मैं क्या देख रहा हूँ, हमारा गवर्नमेंट जो है, स्पेशली आवर प्राइम मिनिस्टर जी। इज ट्राइंग टू डाउन प्ले एवरी इवेंट दैट इज कनेक्टेड विद भारत। जी। कल का जो इवेंट था, जो मीटिंग था प्राइम मिनिस्टर के साथ भारतीय सीएनसी का, स्थल सेना अध्यक्ष का, वो कोई मेन स्ट्रीम टीवी में कोई न्यूज ही नहीं आया। हाँ। दैट इज सरप्राइजिंग। वो आना चाहिए था। और दूसरी बात क्या है कि वो जो मीटिंग था वो कैजुअल मीटिंग था। हाँ। देयर वाज नो डिस्कशन, आई टोल्ड। अगर डिस्कशन नहीं था तो उसका तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है ना। और वो जो इट वाज वेरी शॉर्ट। क्या भारत के प्रधान सेनापति जो थे नेपाल के प्रधानमंत्री से सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए गएंगे? ये तो नहीं मान सकते अभी के नहीं वक्त में। नहीं, भारत की तरफ से तो आई थिंक ही हैड समथिंग टू से। जी। और एम्बेसडर भी साथ में गए थे, वो तो होना ही था। पर दे शुड हैव टॉक फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर। जी। क्योंकि अभी जो वर्ल्ड में चेंज हो रहा है उसमें भारत नेपाल का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता है, कम से कम इस लीडरशिप का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता है। जी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नेक्स्ट मंथ 12 ऑफ नेक्स्ट मंथ तो वहाँ पर ब्रिक्स हो रहा है ना। हाँ। अभी दुनिया में क्या सिचुएशन है, होगा कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम है। दे कांट प्रिडिक्ट। जी। सो आई थिंक सितंबर 12 और 13 जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर अस बट फॉर ऑल द वर्ल्ड। जी। क्योंकि उससे एक नया चेंज आएगा। अभी हार्मोन्स का जो समस्या है मिडिल ईस्ट का, आई डोंट थिंक इज गोइंग टू एंड वेरी शॉर्टली। जी। जैसे यूक्रेन का लड़ाई किसी ने अंदाज नहीं किया था वो 4 साल लास्ट करेगा, अभी तक उसका अंत कहीं दिखाई नहीं देता। हाँ। कहीं ये भी लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो जाएगा। उसके लिए तो दुनिया को तैयार रहना पड़ेगा। 1/5 ऑफ द ऑयल और कंज्यूमर गुड्स का जो मार्केट है वहाँ पर, खास करके फूड आइटम का मिडिल ईस्ट में, और जो दूसरे जो आइटम्स हैं उनका मार्केट तो बंद हो गया ना। जी। इट्स नॉट ओनली ऑयल बट वो जो इंपोर्ट करते हैं फूड वेयर, फुटवेयर से लेके और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जितने भी, दे ऑल इंपोर्ट, दे डोंट मैन्युफैक्चर दे। जी। बहुत बड़ा मार्केट ख़त्म हो जाएगा। उससे वर्ल्ड का जो इकोनॉमी है वो अपसाइड डाउन हो जाएगा। हाँ। क्योंकि वहाँ पैसा है। तो इसलिए भी हमें एटलीस्ट, दिस इज़ अ फूलिशनेस, आई थिंक दिस इज़ वर्चुअल सुसाइड ऑन पार्ट ऑफ आवर लीडरशिप, कि हम लोग अपने नेबर्स को, नेक्स्ट डोर नेबर जो है, खास करके भारत को इग्नोर कर रहे हैं। नॉट ओनली इग्नोरिंग भारत बट वी आर इंसल्टिंग देम। जी। उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा नेपाल की तरफ से। नेपाल की तरफ, बालन की तरफ से। जी। नॉट नेपाल। आई डोंट थिंक नेपालीज पीपल ट्रीट भारतीय लाइक दैट। तो ये जो है वो हमारे लिए डिजास्टर हो सकता है। जी। क्योंकि हम लोग, हमारा जो फिनेंशियल स्टेटस जो है वो वी कांट कॉम्प्रोमाइज विद एनी अदर इकोनॉमिकल सिचुएशन। वी डोंट हैव दैट बैकग्राउंड, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास।
जी तो वी डिपेंड ऑन चाइना एंड भारत एंड हेवीली ऑन इंडिया। जी इस चीज़ को ध्यान में रख के हमारे ख्याल से बालन जी जो काम कर रहे हैं वो चाहते हैं कि भारत अपने आप नेपाल को सपोर्ट करते रहे और मुझे इम्पोर्टेंस देते रहे। दिस इज शेयर मैडनेस। जी तो मैं तो इसको अप्रूव नहीं करता हूँ। और अभी जो नेपाल का पॉलिटिकल सिचुएशन है, स्वतंत्र पार्टी के अंदर ही जो पावर स्ट्रगल चल रहा है, अभी मैं सुन रहा हूँ सुबह की रवि लामिछाने जो रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने जितने मंत्रीज हैं मिनिस्टरों का एक मीटिंग बुलाया है। सो देयर इज समथिंग वेरी सीरियस गोइंग ऑन। तो ऐसे हालत में उनको भारत के आर्मी चीफ से मिलना चाहिए था। ही इज कमिटिंग अ ब्लंडर। जी अब जैसे भारत के आर्मी चीफ से नेपाल के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जी जो मिले हैं, क्या क्या बातचीत हुआ होगा या होना चाहिए था अभी के वक्त में, जो सिचुएशन नेपाल में, जो सिचुएशन अब इंडिया में ब्रिक्स सम्मेलन के साथ कई सारे बड़े निर्णय होने वाले हैं, इस वक्त में नेपाल और भारत के वो जो प्रधान सेनापति थे, आर्मी चीफ थे, उनके साथ क्या क्या बातचीत होना चाहिए था अभी के वक्त में, और क्या क्या हुआ होगा अभी के वक्त में, आपका क्या मानना है? बहुत सारा बात होना चाहिए था। हमारा सप्लाई सिस्टम है, हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है, हमारा जो भारत से संबंध है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बालन शाह का विजिट टू इंडिया, जी वो डिस्कस होना चाहिए था। दे डिस्कस नथिंग। सिंपल एक कर्सी मेंटेन किया गया और नेपालीज आर्मी को भारतीय आर्मी की तरफ से जो सहयोग मिल रहा है, जो कोऑपरेशन मिल रहा है, उसी का कंटिन्यूटी है। मॉडर्नाइजिंग ऑफ आवर आर्मी वो भी बात नहीं हुआ मेरे ख्याल से, क्योंकि इट वाज अ वेरी शॉर्ट मीटिंग। एक स्ट्रेट ब्रीफिंग भारतीय सेना का नेपाल सेना के साथ जो संबंध है उसका ब्रीफिंग हुआ है मेरे नज़र में। और जो न्यू कोऑपरेशन है जो चल रहा है, दैट विल गो एज यूजुअल करके कहा गया, ऐसा है, एंड दैट इज शेयर नॉनसेंस। जी जैसे कि अब नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी बातचीत हो रहे हैं, यहाँ पर हल्ला हो रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले ही जो सुनसरी से शुरू हुआ आंदोलन था, उसको रोकने के लिए जनकपुर में जाकर नेपाल के जो गृह मंत्री, होम मिनिस्टर है, उन्होंने वादा किया था कि अब नेपाल को हम आप लोगों की मांग की तरह नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा कहा था। उनके बाद कुछ दिन पहले ही नेपाली कांग्रेस, जो नेपाल के सबसे पुराने पार्टी भी है, उनके एक खेमा ने बोलूँ, एक गुट ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, नेपाल को सनातनी धर्म को नेपाल की पहचान बनाने के लिए उन्होंने अपने पार्टी का एजेंडा तय किया है। अब ऐसे देखें तो क्या अब नेपाल सच में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये बताया जा सकता है या माना जा सकता है? क्या मानना है आपको अभी के वक्त में? नहीं, अभी नेपाल के पॉलिटिकल सीन में जी हमारा पहचान, सनातनी कल्चर, सनातनी सिविलाइजेशन, ये तीनों सेंटर स्टेज में आ गया जब से कांग्रेस के एक घटक ने इसको डिक्लेयर किया, खास करके जब देवबा जी ने इसको डिक्लेयर कर दिया है, इससे बहुत बड़ा हलचल हो गया। नाउ इट हैज़ बिकम सनातनी वर्सेस नॉन सनातनी। जी तो माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी हो गया। जैसा इंडिया का सिचुएशन है, करीब करीब वैसा ही हो रहा है यहाँ पर। अब ऐसी स्टेज में एक डिटेल्ड कन्वर्सेशन होना चाहिए था मेरे ख्याल से। जो जनरल सेठ जो आए हैं भारत के आर्मी चीफ, उनसे डिटेल बात होना चाहिए। उससे क्या होता है कि यहाँ का सिचुएशन का, बालन का जो दृष्टिकोण है, जो व्यू पॉइंट है, वो कन्वे होता मोदी जी को। ही हैज़ लॉस्ट दैट चांस। अभी मेरे ख्याल से नेपाल में एक बहुत बड़ा चर्निंग हो रहा है, मंथन हो रहा है, और अभी देखते जाना, इससे इसने मोमेंटम पकड़ लिया।
अभी सबके मुंह में हमारा पहचान क्या है इसमें डिस्कशन हो रहा है, एवरी सिटीजन इज डिस्कसिंग दैट। जी तो मेरे ख्याल से इसका डिसीजन बहुत जल्दी हो जाएगा। ये जो लोकल इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें भी गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है उसमें काउंट करेगा। जो एंटी सनातनी होगा अब की बार चुनाव में उसका वही हाल होगा जो बीजेपी के सामने कांग्रेस आई का हुआ है। कांग्रेस आई जहाँ भी लड़ता है डायरेक्ट कॉन्टेस्ट जहाँ भी बीजेपी के साथ है वहाँ हारता है। जी तो स्वतंत्र पार्टी का भी सिमिलर फेट होता है। मैं देख रहा हूँ कि इस चीज़ ने भी बालन और रवि को कौन पहले समर्थन करता है सनातनी पहचान का उसमें होड़ लग गया, कंपटीशन शुरू हुआ, रेस शुरू हो गया मेरे ख्याल से। जी तो दे आर वर्किंग ऑन दैट, दे शुड वर्क टुगेदर ऑन दैट, दैट इज द डिफरेंस। अब एक जनरल कंसेप्शन यहाँ के पॉलिटिशियन में यह है कि अगर हम लोग सनातनी राष्ट्र अपने को डिक्लेयर कर देते हैं तो मोदी जी का समर्थन मिलेगा, भारत का समर्थन मिलेगा। हाँ, मिलने का चांसेस अधिक है, पर डिवाइडेड नेपाल डजंट मेक अ स्ट्रॉन्ग सनातनी राष्ट्र। अगर नेपाल को आपने कहा कि अगर नेपाल सनातनी राष्ट्र बना दिया जाएगा तो भारत को समर्थन नेपाल को मिलेगा, ऐसा कहा। अगर नेपाल को सनातनी राष्ट्र या बोलो हिंदू राष्ट्र कुछ भी बोले वो बना दिया जाएगा तो भारत के समर्थन तो मिलेगा, फिर भी नेपाल के कई सारे करोड़ों लोगों की विश्वास तो यहाँ पर नहीं रहेगा ना नेपाल को, क्योंकि यहाँ पर 60 लाख से अधिक बुद्धिस्ट है, यहाँ से 30 लाख से भी अधिक मुस्लिम, 30 लाख से भी अधिक क्रिश्चियन है। उसके साथ साथ कई सारे यहाँ छोटे छोटे धर्म के लोग भी यहाँ पर रहते हैं, जैन, बहाई या बोलूँ और भी कई सारे धर्म मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। अगर सनातनी धर्म को अकेले ही प्रमोट किया जाए, सरकार ने उसको ही पहचान दिया, तो यहाँ के कई सारे धर्म के लोग तो परेशान होंगे, वो सतावट में पड़ेंगे। क्या मानना है इस बारे में आपको? देखो सुमन, वो लोग मानेंगे? वो द कैच वर्ड इज सनातनी। जी सनातनी में जितने भी हमारे लोकल आस्था है, जितने भी धर्म है वो आ ही जाता है। प्लस हमारे जितने भी और धर्म में, जैसे मुस्लिम धर्म में गए, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होके गए, वो लोग भी सनातनी ही से गए ना, इसीलिए तो मेन कैच वर्ड इज सनातनी। जी एवरी फेथ कम्स अंडर सनातनी। भारत यही चीज़ तो कर रहा है। अभी वो लोग हिंदू हिंदू कहना छोड़ दिया, इसके अंदर सब आता है। ये जब जनता में एक्सप्लेन होगा जी तो दूसरी तरह से जनता देखना शुरू कर देगा। दैट विल क्रिएट अ यूनिफाइंग फोर्स और यूनिफाइंग सोच नेपाल में वो हो जाएगा। तब जब क्रिश्चियन भी सोचते हैं कि फेथ हमारा अलग है, सिविलाइजेशन एंड फेथ में डिफरेंस है। सिविलाइजेशन के अंदर विभिन्न फेथ हो सकते हैं, उसमें क्रिश्चियंस हो सकते हैं, उसमें मुस्लिम्स हो सकते हैं, उसमें नेचुरल वर्शिपर्स हो सकते हैं जिसे हम लोग किराती बोलते हैं जी, उसमें बुद्धिस्ट हो सकते हैं, बुद्धिस्ट तो सनातनी से ही है, उसमें सब कोई आ सकता है जो इसके अंडर है, इसके भीतर है। सभ्यता के भीतर सब कोई आते हैं। हमारे नेपाल से जब आप अमेरिकन बन सकते हो तो हम लोग तो यहीं पर है ना। फिर भी यहाँ के किरात लोगों ने तो सीधे सीधे ये हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग है इनको इनकार किया है। जो सनातनी आप बोल रहे हैं, कुछ दिन पहले ही नेपाल के गृह मंत्री ने तराई के जो आंदोलन रोकने के लिए वादा किया था, उनके बाद किराती संप्रदाय ने तो यहाँ पर आंदोलन की चेतावनी भी दिया था। जो लाखों कई लाख के संख्या में यहाँ पर किराती लोग रहते हैं, करीब करीब 30 लाख से भी अधिक किराती यहाँ पर हैं। उन्होंने कहा था कि अगर नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सरकार खड़ा हो गया तो हम विद्रोह करेंगे। उन्होंने ऐसा कहा था। हम सेकुलर स्टेट के पक्ष में हैं, हमारा की पहचान वहाँ पर है, या तो नेपाल को किराती राष्ट्र के रूप में पहचान दिया जाए, नहीं तो हम हिंदू राष्ट्र नहीं स्वीकारेंगे। उन्होंने सीधे सीधे शब्द में ऐसा कहा था। अब इतना सारा लोगों को
नज़रअंदाज करके क्या सरकार कुछ समुदाय को, भारत को खुश करने के लिए नेपाल को सनातन धर्म की पहचान देना या बोलूँ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तैयार होना अच्छा होगा नेपाल के भविष्य के लिए? यहीं पर ये सवाल अभी के वक्त में नेपाल में सबसे बड़ा सवाल हो रहा है। पर हर किराती लोग, जनजाति लोग जितने भी हैं, सब जानते हैं कि वो सनातनी सभ्यता के अंदर है। हमें कन्वर्ट किया गया है, वो जो हिंदू था वो पृथ्वीनारायण शाह ने हमें कन्वर्ट किया, हम किराती हैं, नेपाल किरातियों के भूमि है, वो लोग ऐसा कहते हैं। नहीं, वो अभी के वक्त में सुनो ना, अभी दुनिया बहुत इनलाइटेड हो गया, सब एजुकेटेड हो गया। अभी जिस तरह से लास्ट इलेक्शन जो 5 महीने पहले हुआ था, उस इलेक्शन में जितने भी हमारे यंग जनरेशन बाहर हैं, उन्होंने अपने यहाँ पर गार्जियन, फादर, मदर सबको इम्पोज किया था वोट करने के लिए। बिल्कुल स्वतंत्र पार्टी को इन्फोर्स किया था। उसी तरह जितने भी पढ़े लिखे किराती लोग हैं बाहर, उनके समझ में जब आ जाएगा कि फेथ एंड सिविलाइजेशन दो अलग चीज़ हैं। आज किराती लोग, वो लोग मिडिल ईस्ट में तो काम कर रहे हैं ना, हाँ, वहाँ तो कोई आपको कन्वर्ट नहीं कर रहा है। आप अपना फेथ मान रहे हैं, वो लोग अपना नेशनल मुस्लिम कंट्री है। यहाँ पर हिंदू कंट्री नहीं बनेगा, वो सनातनी कंट्री बनेगा। सनातनी इज अ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन क्रिएट्स फेथ एंड फेथ क्रिएट्स कल्चर। ऐसी चीज़ जब समझ में आ जाएगा, पढ़े लिखे, अभी मेरे ख्याल से पढ़े लिखे जितने भी हैं यंग जनरेशन, उसमें से 80% बाहर हैं, चाहे वो किराती हो, चाहे और कोई जात के हो, ब्राह्मण हो, इवन क्रिश्चियन, नेपाली क्रिश्चियन, दे आर वर्किंग आउटसाइड ना जी। तो मुस्लिम्स भी गए हैं बाहर, तो दे विल फोर्स देयर पेरेंट्स हियर, समझाएंगे। जैसे हार्को को जब ये चीज़ मोमेंटम लेके सेंटर स्टेज में नेशनल डिबेट बन जाएगा, हाँ, तो इन लोगों को वहाँ से विदेश से इनके जो जितने भी फॉरेन में हैं, वो रिलेशन इन लोगों को समझाएंगे। समझाने के, हम लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जितने क्रिश्चियंस हैं हमारे नेपाली, उनमें से भी अधिकांश तो बाहर ही है ना जी। तो वो लोग समझाएंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड फेथ। तो हम लोग नेपाल को सनातनी राष्ट्र बना रहे हैं। इसमें 300 करोड़ के करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली जो 300 करोड़ हैं दुनिया भर में सनातनी, उसका समर्थन मिलेगा। वो लोग जो कन्वर्टेड हैं अपने फेथ से, दूसरा फेथ एडॉप्ट किए हुए हैं, तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड सिविलाइजेशन। जब वो चीज़ समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ दुश्मनी ख़त्म हो जाएगा। तब वही लोग बाकी रहेंगे जो इस डिवाइड को लेके राजनीति करना चाहते हैं, तुष्टीकरण का जो राजनीति कर रहे हैं। धीरे धीरे बीजेपी को मुस्लिम समुदाय के तरफ से समर्थन मिल रहा है, जो एजुकेटेड मुस्लिम्स है भारत में जी, और जो कट्टर अपने को सेक्युलर बोल रहे हैं, वो लोग अभी जो नया 3 बिल आ रहा है वहाँ पर, एक जो डिलिमिटेशन का बिल आ रहा है, उसमें डीएमके जो सबसे बड़ा पार्टी है तमिलनाडु में, वो समर्थन दे रहा है अपने 23 सांसदों के वोट से जी। तो देयर इज़ अ वेरी बिग शिफ्ट। वो शिफ्ट का असर नेपाल में भी आएगा। देन हरकब में भी लेफ्ट अलोन, हरकब ही एक ऐसा आदमी हो जाएगा जो स्किल पकड़ रहा है। जैसे अभी प्रचंड जो माओवादी के लीडर थे, उन्होंने वार्न किया है देवबा जी को, हाँ, कि तुम ख़त्म हो जाओगे। जो ख़त्म हुआ दूसरे को क्यों वार्न कर रहा है? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया है, जो हमारे ऊपर
इन्होंने इम्पोज किया, लादा हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको प्रचंड खुद एक कॉम्प्रोमाइज डॉक्यूमेंट करके उसको डिफाइन करते हैं खुद जी। और एक कॉम्प्रोमाइज डॉक्यूमेंट को आप किसी देश का वो बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन तो उसका तो कोई फाउंडेशन ही नहीं है ना। जी। प्रचंड जी खुद अपने आप इसको एक कॉम्प्रोमाइज डॉक्यूमेंट जब करते हैं, वही इस संविधान को नहीं मानते हैं, तो क्यों इसको डिफेंड कर रहे हैं? इसलिए डिफेंड कर रहे हैं कि उनका अब थोड़ा बहुत भी जो पहचान है वो ख़त्म हो जाएगा। प्रचंड का जो भी हमारे सिविलाइजेशन का विरोध करेगा, सिविलाइजेशन का विरोध मतलब उस कंट्री का सर्वनाश है, वो कंट्री ख़त्म हो जाएगा। उसका एग्जाम्पल इजराइल है। जी। जब ज्यूइश सिविलाइजेशन को तोड़ा गया तब जाके वो दुनिया भर छितर गए। अभी उनको एक पीस ऑफ लैंड मिला जिसे वो लोग इजराइल करते हैं, दैट इज़ द सेंटर ऑफ ज्यूइश सिविलाइजेशन। इसी तरह से नेपाल को पहले सनातनी सभ्यता, आस्था और संस्कृति का केंद्र बनाना चाहिए नेपाल को। तब जाके उसका इम्पोर्टेंस सबको मालूम होगा। उसमें जो प्रॉस्पेरिटी है, जो दुनिया भर से एड मिलेगा, सहयोग मिलेगा टेक्निकली इन एवरी फील्ड जी, तब उसका इम्पोर्टेंस मालूम होगा। वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा, जल्दी दूर हो जाएगा, क्योंकि अभी का टेक्नोलॉजी ऐसा है कि आपको किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, समझने के लिए इट डजंट टेक टाइम। अब अंत में भी है सर, अब जाते जाते जैसे यहाँ पर कई सारे धर्म के लोग रहते हैं, अब नेपाल को सनातन धर्म को पहचान देने के लिए यहाँ पर आवाज़ जुट रही। अब ऐसे वक्त में विद्रोह की संभावना भी है, और अभी के वक्त में देखें तो सरकार इन सब को एकत्रित करने के लिए, एक बनाकर आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा? आपका राय क्या है सरकार को, बालेंद्र शाह को अभी के वक्त में? देखो सुमन भाई, 62 साल तक जी, मतलब 21 साल पहले तक नेपाल हिंदू राष्ट्र था, है कि नहीं? हिंदूवादी राष्ट्र था जब तक क्राउन था, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की था। हाँ। उस वक्त किसी जनजाति राय लिंबू ने विरोध नहीं किया, मैंने तो नहीं सुना उस वक्त तक, किसी मुसलमान ने भी नहीं किया था। आज इसलिए आ रहा है क्योंकि हर पार्टी का नेता अपीजमेंट का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो लोग विभिन्न जात को तोड़ के जी, उसको इम्पोर्टेंस में दिखा के वो लोग जातीय भेदभाव फैला रहे हैं, द्वेष फैला रहे हैं। उससे पहले तो नहीं था ना जी। इससे पहले मैं उस चीज़ का साक्षी हूँ। राजा महेंद्र के समय में एक ही बार हुआ था हिंदू मुस्लिम रॉयट, जैसे भारत में होता था, वो हुआ है 12 का च्यूटा में। जब राजा महेंद्र खुद गए वहाँ पर और उसको शांत किया गया, उस दिन से प्रत्येक जो तराई में मुसलमान लोग थे वो कहने लगे कि हम लोग राजा के छत्र छाया में हम लोग सेफ हैं। जी। अभी तक नेपाली मुस्लिम जो हैं वो लोग हमारे सभ्यता में अपने आप को सेफ समझते हैं। आज वही चीज़ पाकिस्तान में हो रहा है। बलूचिस्तान वाले, पीओके वाले, खैबर पख्तूनख्वा वाले, इवन इन सिंध में, ये 4 प्रांत में आपको वहाँ के जो विद्रोही हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से, आर्मी रूल से बगावत कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हमारा सिविलाइजेशन सनातनी सिविलाइजेशन है। हाँ, हमारा मज़हब अलग है, लेकिन हम लोग सनातनी मुस्लिम्स हैं। उसी तरह का वातावरण क्योंकि वहाँ से हो रहा है। पाकिस्तान इज़ अ वेरी मच बिगर कंट्री देन आवर्स। उसके हिसाब से तो हम लोग 1/8, हम तो 3 करोड़ भी नहीं है, वो तो 24 करोड़ का जनसंख्या है ना जी। वहाँ से जब ये चीज़ बाहर निकलेगा तब हमारे और जो धर्मावलंबी हैं,
चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे जो दूसरे और फेथ वाले हों, वो लोग समझ जाएंगे कि सिविलाइजेशन और फेथ में अलग चीज़ है। सिविलाइजेशन ही राष्ट्र को बांध के रखता है, नॉट फेथ। फेथ में हर वक्त, अभी की सब समय नहीं है, शुरू में क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में यूरोप में, मिडल ईस्ट में लड़ाई हुआ था, पर्सिया में लड़ाई हुआ था। उस वक्त क्रिश्चियन लोग उसको ग्रेट क्रूसेड बोलते थे। क्रिश्चियंस लोग मुस्लिम्स को कत्लेआम करते थे। इसी तरह हम लोग सनातनियों को कत्लेआम करने के लिए मुस्लिम्स लोग आए। वो फेथ को आगे बढ़ाने का एक ही रास्ता था उस वक्त, क्योंकि कम्युनिकेशन का अभी का जैसा मास मीडिया तो नहीं है। आज तो मास मीडिया है। इस चीज़ को कन्वे करने के लिए, कम से कम युवा वर्ग में कन्वे करने के लिए कोई टाइम नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से 6 महीने में ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। देन वी विल सी द लाइट ऑफ द डे। वो चीज़ हम लोग को याद करना है। और जितने भी सनातनी हैं, आप देखते जाओ, जैसे शेर बहादुर जी और कांग्रेस का एक बहुत बड़ा चंक, इवन ए माले का बहुत बड़ा चंक इसमें साथ देगा। इस आश्चर्य मत मानना अगर बालेन शाह वो एक सर्वपक्षीय भेला करके, मीटिंग करके सारे जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको रखेगा। जी, अभी हमारे शेरवाल जी ने भी तो यही प्रपोज किया है ना कि सर्वपक्षीय सहमति से, उन्होंने नहीं कहा कि इट शुड बी इम्पोज्ड। जी, सर्वपक्षीय होने के बाद क्या होगा, उसमें क्रिश्चियंस का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, उसमें और फेथ का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, सब पार्टी का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो नेपाल के हित में जो निर्णय लिया जाएगा, किसी एक कम्युनिटी के नहीं। जैसे अभी हरका बोल रहे हैं कि हमें किरात राज्य घोषणा कर दो, तो हिंदू राष्ट्र घोषणा करना और किरात राष्ट्र में घोषणा करना, अगर अलग अलग चीज़ घोषणा किया जाए तो वो तो गृह युद्ध शुरू हो जाएगा ना, सिविल वॉर शुरू हो जाएगा। उससे अच्छा मेरे ख्याल से बालेन शाह उस चीज़ को घोषणा करेंगे, उससे उनका जो पार्टी का इनफाइटिंग है वो भी रुक जाएगा मेरे ख्याल से। उनके पार्टी को भी यूनिफाइड होने में उससे मदद मिलेगा। आई थिंक दिस इज़ द ओनली वे वेयर नेपाल विल बी स्टेबलाइज्ड और पीस और प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर आएगा। ओके सर, आपने ये कीमती वक्त देकर हमारे साथ बातचीत किया। इस समय के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू।